अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है कैल्सिनेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिकेंटेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की तमाम तरह आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, और इसको आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। तो आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है कैल्सिनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिकेंटेशन। कैल्सिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होती है? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंसेस को हीट करते हैं ताकि उसके अंदर से वोलाटाइल ऑयल सब्सटेंस को रिमूव किया जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर बादाम के तेल हैं जो कि फिक्स्ड ऑयल होता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर सौंफ के तेल हैं जो कि वोलाटाइल ऑयल होता है। पहले बात करते हैं वोलाटाइल ऑयल क्या होते हैं और फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं। वोलाटाइल ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जिन्हें हम हवा में रखें या खुली हवा में रखें तो वहां से बखरात बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन फिक्स्ड ऑयल ऐसे होते हैं, अगर हम इन्हें खुली हवा में रखें तो ये बखरात बनकर नहीं उड़ते। जैसे कि मैंने कहा कि एक लिक्विड के अंदर बादाम का तेल है जो कि फिक्स्ड ऑयल है, और एक तरफ सौंफ का तेल है जो कि वोलाटाइल ऑयल है। तो हमने इन दोनों को आपस में अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के नतीजे में जो वोलाटाइल ऑयल है वो उड़ जाता है, और पीछे हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड ऑयल बच जाता है। बेसिकली कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी इनऑर्गेनिक मैटर को हीट करते हैं ताकि उसमें से वोलाटाइल ऑयल को निकाला जा सके और पीछे हमारे पास फिक्स्ड ऑयल कंपोनेंट्स बच जाएं। एप्लीकेशन इन फार्मेसी, तो कैल्सिनेशन की फार्मेसी के अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन होती है कि फिक्स्ड कंपोनेंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वही बात कि अगर उस सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका जितना भी वोलेटाइल हिस्सा होगा वो बखरात बनकर उड़ जाता है, और पीछे हमारे पास फिक्स्ड चीज रह जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए और इनकी प्योरिफिकेशन यानी इनको खालस बनाने के लिए भी कैल्सिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रोसेस आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। एक बात याद रखनी है कि जिस भी लफ्ज के आखिर में एशियन लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हुए। यानी हम उस मिक्सचर को बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने के नतीजे में उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से अलग हो जाते हैं। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन के ऊपर टाइमिंग के लिए भी ऑप्शन मौजूद होता है और स्पीड के लिए भी ऑप्शन मौजूद होता है कि हमने उस सब्सटेंस को कितनी स्पीड से रोटेट करवाना है उस मशीन से, या कितने मिनट के लिए उसे रोटेट करवाना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हम सब्सटेंस को बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से उसके सॉलिड कंपोनेंट्स लिक्विड से अलग हो जाते हैं। एप्लीकेशन इन फार्मेसी, सेंट्रीफ्यूगेशन की फार्मेसी में कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड और यूरिन के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो रिसर्च लैब्स वगैरह में या फोरेंसिक लैब वगैरह में या हमारी मेडिकल लैब्स वगैरह में अगर हम ब्लड या यूरिन के कंपोनेंट को अलग अलग करना हो तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पर हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना चाहते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम ब्लड के सैंपल को लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल देंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के अंदर डालेंगे तो हम टाइमिंग सेट कर देंगे, इसके उतने मिनट के लिए हमने रोटेट करवाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर स्पीड भी उसकी फिक्स कर देंगे कि इतनी स्पीड के ऊपर हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो जब हम उसके ब्लड के सैंपल को रोटेट करवाएंगे तो उस रोटेट करवाने के नतीजे में ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। अब ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड का सेलुलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। अब जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे, जो भारी सब्सटेंसेस होंगे ब्लड के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाएंगे, और जो हल्के सब्सटेंसेस होंगे वो सतह पे आ जाएंगे। जैसे ब्लड में जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड सेल होते हैं, और जो ब्लड सेल होंगे वो टेस्ट ट्यूब के तह में बैठ जाएंगे, तो जो हल्के सब्सटेंसेस होंगे वो सतह पे आ जाएंगे। जैसे ब्लड में जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड सेल होते हैं, तो ब्लड सेल टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाएंगे। तो जो लाइटर पार्ट होता है प्लाज्मा, वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है। इसके अलावा मिल्क से फैट को, चिकनाई को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं,
दूध को बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करवाते हैं। तो जब हम दूध को बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करवाते हैं तो दूध में जो चिकनाई वाला पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। वाइन शराब वगैरह को अलग करने के लिए भी हम सेंट्रीफ्यूजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि क्रिस्टल का बनना, यानी कि इस प्रोसेस में लिक्विड से क्रिस्टल बनेंगे। तीन तरह की क्रिस्टलाइजेशन के मेथड होते हैं: इवेपोरेशन मेथड, कूलिंग मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड, सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन मेथड की। तो इवेपोरेशन नेम से ही जाहिर है, इवेपोरेशन का मतलब होता है आबी बखरात बनना। यानी इस प्रोसेस में क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होगी कि हम लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर पर हीट करने से उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, वो वाटर आबी बखरात बनकर उड़ जाता है और हमारे पास क्रिस्टल हासिल हो जाता है, जो सॉलिड क्रिस्टल हासिल हो जाता है। कूलिंग मेथड, दूसरा प्रोसेस होता है कूलिंग मेथड। कूलिंग नेम से ही जाहिर होता है ठंडा करने का अमल। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं एक चीज़ का टेम्परेचर लो करके। टेम्परेचर लो करने पे हम उसे ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल होती है कि बर्फ़ को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो बर्फ़ जमने से पहले कच्ची सी बर्फ़ होती है, तो वो बेसिकली पानी के क्रिस्टल्स होते हैं। तो कूलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि किसी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जिसके नतीजे में क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। प्रेसिपिटेशन मेथड, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन मेथड। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसी रिएक्शन के दौरान दानेदार सॉलिड सब्सटेंसेस बनते हैं जो तय में बैठ जाते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम प्रेसिपिटेट बनवाते हैं किसी चीज़ की क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए। बेसिकली प्रेसिपिटेशन मेथड में दानेदार सब्सटेंसेस बनते हैं जो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो प्रेसिपिटेट को इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं फार्मेसी में। सबसे पहले तो किसी चीज़ को प्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की प्योरिफिकेशन करनी है, हमने उसमें से वाटर को रिमूव करना है, तो कोई लिक्विड सब्सटेंसेस उसमें मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक ड्रग ली है, उसमें जो लिक्विड है, जो वाटर वाला पोर्शन है, वाटर वाला पार्ट है, वो रिमूव करके हमने सॉलिड पार्टिकल हासिल करना है, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को स्टेबल करने से मुराद है कि अगर किसी सब्सटेंसेस या किसी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट में पानी मौजूद है, उसमें जर्म्स ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वायरस वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई मॉइस्चर वाली जगह पे ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए। यानी हम किसी प्रोडक्ट से वाटर रिमूव करते हैं, जब उसमें पानी नहीं होगा तो जर्म्स भी कम ग्रो करेंगे। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं। यूं कह लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड के अंदर मिक्सचर मौजूद है, एक लिक्विड के अंदर अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का मतलब है जो पानी के अंदर हल नहीं होते, ऐसे सॉलिड जो पानी के अंदर हल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते हैं। जब उस लिक्विड को थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं तो अंदर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो तय में बैठ जाते हैं। लिक्विड ऊपर रह जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स तय में बैठ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस बीकर के अंदर जो लिक्विड मौजूद है या गिलास के अंदर जो लिक्विड मौजूद है, उसको उठाकर दूसरे गिलास या बीकर में डाल देते हैं। उसको इस तरह डालते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पहले वाले गिलास या बीकर के पैंदे में बैठे रहें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन की फार्मेसी के अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास लिक्विड है और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं, तो उस सॉलिड को हमने रिमूव करना है या प्योरीफाई करना है, तो उसमें से लिक्विड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वही बात सॉलिड से लिक्विड को रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए और इम्मिसिबल लिक्विड को आपस में सेपरेट करने के लिए। इम्मिसिबल ऐसे लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में हल नहीं होते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास लिक्विड और रेत है। हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो रेत है, वो नीचे बैठ जाती है और हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस बीकर को दूसरे बीकर में उल्टा देते हैं और पानी वाला पोर्शन ज़्यादा कर देते हैं। और जो पहले वाले बीकर के अंदर जो हमारे पास चीज़ बच जाती है, वो सॉलिड पार्टिकल्स बच जाते हैं, वो लैदा हो जाते हैं और लिक्विड हमारा पोर्शन वो लैदा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं।